हेलो बच्चों, तो आज फिर से अपन मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें आज लास्ट क्लास होती है अपनी। मैटर इन आवर सराउंडिंग में लास्ट पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में अपन समझते हैं। इवेपोरेशन को समझने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि देखो, आपको मैंने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन पर मूव करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ठीक। अब मैं सिर्फ अभी लिक्विड की बात कर रहा हूं। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए कि एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया है, तो पानी के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। मूव करते रहते हैं मतलब मोशन में होते हैं। मोशन में होते हैं मतलब उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड होता होगा, है ना। वो मोशन कर रहे हैं मतलब उसका कुछ ना स्पीड होता होगा। अगर किसी पार्टिकल के पास स्पीड है तो उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। याद रखेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि वाटर है ना, ये वाटर इसमें है। तो वाटर के जो जितने भी पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, मोशन में है। मतलब उसके प्रत्येक पार्टिकल, उसके एवरी पार्टिकल जो है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। अब एक चीज याद रखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर बीकर में हमने पानी लिया है, तो पानी लिया है तो पूरा यहां से लेकर यहां तक बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और सभी के सभी पार्टिकल्स की अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक। लेकिन याद रखेंगे कि इस बीकर के अंदर जो सबसे ऊपर पानी का जो सरफेस है, याद रखेंगे वाटर का जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, जो कि एयर के कांटेक्ट में है या फिर एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो सबसे ऊपर पार्टिकल्स है, मतलब जो सबसे ऊपर के पार्टिकल्स है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बाकी की काइनेटिक एनर्जी, बाकी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की तुलना में ज्यादा होती है। आप याद रखेंगे, जो लिक्विड है, मान लीजिए कि एक बीकर के अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, तो जो सबसे ऊपर का सरफेस है, जो सबसे ऊपर का सरफेस है, तो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो ऊपर के पार्टिकल्स है, चूंकि वो सराउंडिंग के भी कांटेक्ट में है, तो वो क्या करता है, सराउंडिंग से कुछ एनर्जी लेके, और एक तो पहले से उसकी एनर्जी ज्यादा थी, जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उसकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा थी। अब उसने कुछ और एनर्जी लेके, तो थोड़ा सा और एनर्जी अगर ले लेगा तो सरफेस का पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जिसके कारण से वह, जो आपको मैंने ये भी बताया था कि पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। मैंने बताया था सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां होता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो मुझे बताइए कि लिक्विड क्यों है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, लेकिन जो सरफेस का पार्टिकल है वो अभी नीचे वाले पार्टिकल उसको खींच के रखे हुए हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि सरफेस का पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कुछ ज्यादा होती है, और वो क्या करता है, सराउंडिंग से कुछ और एनर्जी लेकर के उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब वो जो नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको वो ब्रेक कर देता है। और ये पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा तो ये जो यहाँ पर लिक्विड के पार्टिकल्स है वो किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। मतलब फिर से एक बार क्लियर है कि लिक्विड पार्टिकल का वेपर में चेंज होना ही क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। याद रखना। अच्छा, लिक्विड का वेपर में चेंज होना अपन ने बॉइलिंग भी देखा था, बॉइलिंग पढ़ा था ना अपन ने। बॉइलिंग में भी अपन ने यही देखा था कि वहां पर लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हुआ था, जिसको अपन ने वेपराइजेशन के टॉपिक में पढ़ा था। तो इसमें बॉइलिंग में और यहाँ पर इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। जो बॉइलिंग हुआ था, जैसे कि मैंने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया तो उस पर आपने हीट एनर्जी दिया था। देखो, इवेपोरेशन जो है वो अपने आप होने वाली प्रोसेस है, ठीक है ना। जबकि बॉइलिंग जो है, जैसे कि बॉइलिंग जो अपन ने किया था तो उसमें क्या किया था, जब उसको हमने हीट किया था, है ना। जैसे कि पानी है तो पानी को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, तो जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी पार्टिकल्स है सब में हीट एनर्जी वो लेगा और सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और धीरे धीरे वो कहां तक जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर जाने के बाद वो बॉइल करना स्टार्ट करता है। मतलब याद रखेंगे कि बॉइलिंग जो प्रोसेस होती है, बॉइलिंग, वो कहां पर जाके होती है, बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर होती है। जबकि इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर जाना जरूरत किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा, ठीक। तो आप एक बार देख सकते हैं डेफिनेशन, इवेपोरेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर अगर वो वेपर में कन्वर्ट होगा तब तो वो बॉइलिंग कहलाएगा, है ना। जैसे कि अपन किसी लिक्विड को जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर बढ़ाते उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को टच कर जाता है और उसके बाद वो बॉइल करना स्टार्ट करता है।
तो फिर उसको अपन बॉइलिंग बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं। आप एक इवेपोरेशन का एग्जाम्पल समझिए, जो अपन जैसे कि मान लीजिए कि कोई गीला कपड़ा है, उसको अपन ने सूखने के लिए डाल दिया, मान लो धूप में भी नहीं डाला, ऐसे अपन ने बाहर में ऐसे डाल दिया, तो आपको पता है वो धीरे 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 सूख जाता है। तो कैसे सूखता है वो, तो याद रखेंगे उसका जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन का ही प्रोसेस के कारण वो सूख पाता है। कैसे, जो जब पार्टिकल्स हैं, जो पानी के वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, पानी के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसके चूंकि वो सरफेस फेनोमेना है ना, इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेना, तो जैसे उसको अपन डाल देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है, वो सराउंडिंग से कुछ एनर्जी लेकर के और वाटर ड्रॉपलेट जो वेपर के टर्म में कन्वर्ट होते चले जाते हैं, और इस तरीके से इस कार्यक्रम को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो याद रखेंगे, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, बस याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, जैसे कि अपन कपड़े को सुखाते हैं ना, ड्राई करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो इवेपोरेशन है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया। बॉइलिंग में क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को जब बॉयल होता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर बॉयल होता है, मतलब उसको जब हम गर्म करना, हीट करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे वो हीट एनर्जी लेकर अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, और टेम्परेचर जब उसके बॉइलिंग पॉइंट को टच करेगा उसके बाद बॉइलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है, कि बॉइलिंग पॉइंट पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। बॉइलिंग मतलब इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन होता है, याद रखेंगे, जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फेनोमेना होता है। सरफेस फेनोमेनन, ठीक, क्या, इवेपोरेशन। जबकि बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फेनोमेनन होता है, ठीक। बल्क का मतलब होल, होल का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है, तो जब उसका जो मतलब जब अपन उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, उसका टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर एक पार्टिकल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद जो लिक्विड वेपर में चेंज होता है, तो वो जरूरी नहीं कि सिर्फ सरफेस का ही लिक्विड वेपर में चेंज होगा, वो कहीं का भी लिक्विड है ना, कहीं के भी पार्टिकल वेपर में चेंज हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वही चेंज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन, ठीक। तो सबसे पहला है सरफेस एरिया। याद रखेंगे, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। कैसे समझेंगे इस बात को, जैसे सपोज कर लीजिए जो कपड़े अपन डालते हैं, जैसे कपड़े, गीले कपड़े को अपन जब सुखाने के लिए डालते हैं तो अपन क्या करते हैं, अगर आप उसको जैसे अपन ने निकाला वॉशिंग मशीन से और उसको ऐसे ही डाल दिया तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने उसको क्या किया, कपड़े को निकाल के और उसको फैला के उसको अपन ने अब डाला है, तो क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। तो सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा तेजी से होगा, मतलब कपड़े ज्यादा तेजी से सूख जाएंगे। तो याद रखेंगे, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। जैसे कि ऐसे मानिए कि जैसे कि मान लो कहीं पर पानी गिर गया है, मान लीजिए कि नीचे पानी गिर गया है, फर्श के ऊपर पानी गिर गया है, ठीक। अब आपको अगर वो पानी को छोड़ दोगे तो वो जमा रहेगा बहुत देर तक, बहुत देर के बाद वो सूख पाएगा। लेकिन आप क्या करते हो, आपने देखा होगा कि घर में अपन उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं, पानी को ऐसे ऐसे फैला देते हैं। तो अपन ने क्या किया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि इवेपोरेशन तेजी से होने लगता है। आप समझ गए होंगे कि एरिया पर, सरफेस एरिया पर कैसे डिपेंड करता है इवेपोरेशन, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, टेम्परेचर, ठीक है। देखो ये आपको पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो कि लिक्विड है, पानी है, पानी को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो ये गर्म करना स्टार्ट किया, हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले जा रहे हैं। जो सरफेस के पार्टिकल्स थे उसके पास पहले से कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और कुछ बाहर से वो एनर्जी लेकर के इवेपोरेशन कर रहा था। लेकिन अगर आप उसको गर्म करना स्टार्ट कर देंगे तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, तो जो सरफेस का पार्टिकल्स है, जो पानी के सरफेस का पार्टिकल्स है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो उसको कम ही एनर्जी लेना पड़ेगा इवेपोरेशन के लिए, और जल्दी से वो इवेपोरेट कर जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। याद रखेंगे कि सरफेस एरिया बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से भी इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अब तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी। चलो तीसरे से पहले मैं चौथा बता देता हूँ, विंड स्पीड इवेपोरेशन को कैसे इफेक्ट करता है वो समझते हैं। देखिए भाई, आप इसको सिंपल सा लॉजिक ऐसे समझिए
कि आप मुझे बताओ कि जब हवा चलती है ना, हवा चल रही है तो उस टाइम में कपड़ा जल्दी ज्यादा आसानी से सूख जाता है, या फिर जब हवा नहीं चलती है उस टाइम में ज्यादा आसानी से? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप जहां पर हवा तेज चल रही है वहां पर आप कपड़े को डाल दोगे तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी से वो सूख जाएगा, मतलब इवेपोरेशन वहां पर जल्दी से हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि विंड स्पीड यदि ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी जल्दी हो जाएगा, मतलब विंड स्पीड के ज्यादा होने से इवेपोरेशन जल्दी हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमिडिटी की। तो ह्यूमिडिटी क्या होता है वो समझिए। जैसे आपने देखा होगा है ना, आप ऐसे समझिए ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं, जैसे कि एयर है ना, एयर के पार्टिकल्स है, यहाँ पर ये पूरा एयर भरा हुआ है, तो एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है इसमें वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। आप याद रखेंगे, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप आपको दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर उसको आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखो जैसे कि फ्रिज से अपन ने एक बोतल पानी निकाला, ठीक, फ्रिज से आपने एक बोतल पानी निकाला, तो उस बोतल को जैसे ही आप बाहर में रखते हैं तो क्या होता है कि उसके कुछ देर तक रखने के बाद उसके चारों ओर पानी की छोटी छोटी बूंदे है ना उस बर्तन के ऊपर या उस ग्लास के ऊपर या फिर उस प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर जमा हो जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि जो एयर है, एयर के बीच में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वही ड्रॉपलेट्स जब है ना, अभी अपन इसको फ्रिज से निकाला है, तो फ्रिज से निकाला है तो फ्रिज में तो ये ठंडा था, तो ठंडा था मतलब ये डब्बा भी ठंडा था जिसमें पानी रखा हुआ तो वो भी ठंडा था। अब जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा है ना, किसके कांटेक्ट में? एयर ने इसको चारों ओर से घेर लिया, और उस एयर के बीचों बीच, मतलब उस एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। वो तो बहुत छोटे हैं, मतलब वेपर फॉर्म में है। क्यों है? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है अभी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो ठंडे के कांटेक्ट में आएगा तो वो आपको पता है ना कि वेपर को आप ठंडा करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो वो अभी वेपर स्टेट में था, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो अभी वेपर स्टेट में था। जैसे ही वो ठंडा होगा, मतलब डब्बे के कांटेक्ट में आएगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि ग्लास के ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे आ जाती है, आपने देखा होगा है ना। इससे ये सिद्ध हुआ, इससे ये साबित हुआ कि जो एयर है, अपना जो एयर है, एयर के बीच में है ना, एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जिसको अपन ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। अब देखो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, याद रखेंगे ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि अभी एयर, मतलब यहाँ जो एयर है, बहुत सारा एयर है, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स है, तो इस एयर के पार्टिकल्स के बीच में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पहले से वाटर ड्रॉपलेट्स, इन एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है पहले से ज्यादा है, ठीक। अब अगर पहले से ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो अब मान लो इवेपोरेशन हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर, एक बीकर में हमने पानी लिया और उसके सरफेस का जो लेवल है, मतलब जो सबसे ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इवेपोरेट होके वो क्या हो रहा है, जो पानी के पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होकर कहाँ जाएंगे? एयर में जाएंगे। तो ऑलरेडी पहले से ही एयर के पार्टिकल के बीच में पहले से ही पार्टिकल ज्यादा है, तो पहले से पार्टिकल ज्यादा है, तो अब जो इवेपोरेट होकर पार्टिकल जाएंगे उसको उसके बीच में एडजस्ट करने में दिक्कतें होंगी। आप समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि पहले से ही उसके पार्टिकल्स ज्यादा है वहां पर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि एयर के पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रखेंगे, इवेपोरेशन कम हो जाता है अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। देखो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला क्या बताया? सरफेस एरिया जितना ज्यादा है ना, यही कारण है, याद रखेंगे यही कारण है कि अगर जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो कपड़े जो है आसानी से नहीं सूखते हैं। उस टाइम में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। याद रखेंगे, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वहां पर कम होता है, ठीक। मैंने आपको क्या बताया? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, मतलब वेपर में चेंज होता है ना। किस टेम्परेचर पर? बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर। बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी टेम्परेचर पर जब किसी लिक्विड के सरफेस है ना, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर में चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी, मतलब मान लो कि पानी है, पानी में जो सबसे सरफेस के सबसे ऊपर का जो सरफेस है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब बाकी के पार्टिकल्स की तुलना में ज्यादा होती है। तो उसको है ना, और ये भी याद रखेंगे कि वो जो सरफेस के साथ, मतलब बाकी के पार्टिकल्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि आपको पता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखता है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज्यादा है, तो अभी भी अट्रैक्ट करके रखा है नीचे वाले पार्टिकल ने, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी अगर ये बाहर से और ले लेगा तो ये उसको, वो जो अंदर से उसको पार्टिकल को खींच रहा है वो फोर्स खत्म हो जाएगा और उससे ज्यादा फोर्स से ये बाहर निकल जाएगा, मतलब ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने को बोलते हैं अपन इवेपोरेशन, जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ऐसा होता है, ठीक। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है इवेपोरेशन? पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी और चौथा विंड स्पीड। सरफेस एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा,
टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है, विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक, ये सारा पॉइंट था इवेपोरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन का। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होता है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होता है। ठीक, ये टॉपिक अपन समझते हैं कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होता है, तो वो समझिए, है ना। तो सबसे एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, आप ये सारी चीजें आप भूल जाओ, है ना। ये सब तो अपने पढ़ लिया, ये सारी चीजें तो अपने पढ़ लिया है, तो ये सब आप रहने दो। अब अपना जो टॉपिक है, अब जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। ठीक, ये क्यों होता है वो समझते हैं। चलो इसको भी अपन थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। आप एक कॉन्सेप्ट को समझो कि हमें गर्मी के दिनों में गर्मी क्यों लगती है, अपने बॉडी को गर्मी का अनुभव क्यों होता है, और ठंड के दिनों में अपने बॉडी को ठंड का अनुभव क्यों होता है। ठीक, या फिर अगर मान लीजिए कि गर्म कोई बर्तन है, तवा है मान लीजिए, उस पर जब अपन हाथ रखते हैं तो अपने को गर्मी का एहसास क्यों होता है, या हाथ गर्म क्यों हो जाता है, अपने को वो गर्म क्यों लगता है, ये अपन समझने वाले हैं। ठीक, तो याद रखेंगे हीट जो है ना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। आप याद रखेंगे हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है। याद रखेंगे हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। ठीक, अब जैसे देखिए, जैसे गर्म तवा है, ठीक, तो गर्म तवा है तो वो तो बिल्कुल उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा है, अपने बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो जैसे हमने उसको टच किया तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अपने बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो तवा से हीट और अपने हाथों की ओर आएगा, तो हीट कहां आया, अपने हाथों पर आया, तो अपने हाथों को हीट दिया गया, इसलिए इसको गर्मी का एहसास होता है। याद रखेंगे, इसको किसका एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप आइस को छूते हैं, मान लीजिए कि आइस है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, उसको जब आप छूते हैं तो हमें ठंड का एहसास क्यों होता है, इसलिए होता है, देखिए इस बार आइस से ज्यादा टेम्परेचर आपके हाथ का है या आपके बॉडी का टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर से ज्यादा है, तो जब अपन उसको टच करते हैं तो अपने बॉडी से हीट निकलकर कहां जाती है, आइस में जाती है। तो अपने बॉडी से मतलब अपने हाथों से हीट निकला, और अपने बॉडी से हीट निकला मतलब अपने को ठंड का अनुभव होगा। मतलब आप ये याद रखेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हीट निकलेगा, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट से हीट निकला तो हमें ठंड का अनुभव हुआ, इस ऑब्जेक्ट को हीट दिया गया मतलब हमें गर्मी का अनुभव हुआ। ठीक, ये आप समझ गए। अब आप टॉपिक पे आ जाइए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या हुआ था, देखो ये एक बीकर के अंदर हमने पानी लिया, पानी का ये पूरा ऊपर से सरफेस खुला हुआ है, तो जो सबसे ऊपर का सरफेस था वो बाहर से कुछ एनर्जी लिया, और यहाँ के जो लिक्विड के सरफेस के पार्टिकल्स थे ये वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक, अब देखो जब ये एनर्जी लिया तो एनर्जी कहां से कम हो रहा है, अरे यहां का एनर्जी कम हो रहा है, फिर ये पार्टिकल इवेपोरेट होके एयर में जा रहे हैं, फिर उसके सरफेस के जो लिक्विड के पार्टिकल वापस जो सरफेस के है, फिर वो वापस एनर्जी लेगा, फिर इवेपोरेट होके वापस चला जाएगा। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल्स है, वाटर के जो सरफेस के पार्टिकल्स है, वो कंटिन्यूअसली सराउंडिंग से कंटिन्यूअसली एनर्जी लेता है। क्यों एनर्जी लेता है, क्योंकि इवेपोरेशन के कारण उसकी एनर्जी कम हो जाती है। देखो एक बार इवेपोरेशन हुआ, फिर इसकी एनर्जी कम हो गई, फिर से इसने एनर्जी लिया, फिर से ये इवेपोरेट किया, फिर से इसकी एनर्जी कम हो गई, फिर से एनर्जी लिया, तो एनर्जी बार बार कहां से कम हो रही है, अरे जहां पर इवेपोरेशन हो रहा है तो सराउंडिंग की एनर्जी बार बार कम हो रही है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया ना कि जहां की एनर्जी कम हो जाएगी तो वहां का इलाका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग क्यों होती है, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। तो सराउंडिंग से आप कंटिन्यूअसली एनर्जी लेते जा रहे हैं इवेपोरेशन करने के लिए, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। आप इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपने क्या किया, एक रूम के अंदर में बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से निकाल के और आपने डाल दिए। ठीक, आपने डाल दिए मतलब बहुत सारे कपड़े यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिए। ठीक, आप देखोगे कि वो 1-2 घंटे के बाद आपको आसपास बिल्कुल ठंड वाले अनुभव आएगा। क्योंकि ठंड वाला अनुभव क्यों आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली बहुत सारे इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है ना, तो बाहर की एनर्जी वो खींच रहा है, तो बाहर की एनर्जी मतलब आपके जो रूम का टेम्परेचर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वो इलाका क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि इवेपोरेशन के कारण कूलिंग
क्यों आती है। ठीक, तो मैंने आपको टॉपिक क्या बताया आज, इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन सुनने में बॉइलिंग जैसा ही लगता है, बॉइलिंग में भी लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज हुआ था, लेकिन वहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर हुआ था। इवेपोरेशन में जरूरी नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं कि अपन कपड़े को जब सुखाते हैं तो उसमें आग लगा देते हैं या उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तब जाके वो सूखता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो अपने आप सूखता है। मतलब जरूरी नहीं कि उसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाएंगे तब जाकर आग ही लग जाएगा उसमें कपड़े में, है ना। तो वो अपने आप हो रहा है, मतलब वो क्या है, इवेपोरेशन है। मतलब जो सरफेस के पार्टिकल्स है वो बाहर से एनर्जी लेकर के, है ना, इवेपोरेट हो रहे हैं। ठीक, तो इवेपोरेशन के कारण कूलिंग होती है, ये भी आप समझ गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन भी आप समझ गए, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तीसरा ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, और चौथा मैंने आपको बताया था क्या, चौथा क्या बताया था मैंने आपको, 4 फैक्टर्स बताए थे, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड बताया था। मतलब अगर हवा की रफ्तार ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, यहां तक टॉपिक समझने के बाद एक और छोटा सा लास्ट टॉपिक है बेटा, है ना, वो अपन पढ़ लेते हैं, है ना। ये तो टॉपिक समाप्त हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा और टॉपिक है, कभी कभी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालने के लिए आ जाता है या फिर उसमें कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है। तो याद रखेंगे कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट तो होती है, इसके अलावा एक और यूनिट होती है ना, टेम्परेचर की एक यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होता है ना, याद रखेंगे। तो याद रखना कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन आया, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, स्केल, है ना, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। पहला क्वेश्चन आया 27 डिग्री सेल्सियस और दूसरा क्वेश्चन आया -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कभी भी अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो आप याद रखना केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। याद रखेंगे, यही रिलेशन याद रखना, यही अपने को पढ़ना है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक, डिग्री सेल्सियस केल्विन बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। तो हमें डिग्री सेल्सियस को किसमें बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो अगर मुझे इसको केल्विन में बदलना है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो ये क्या जाएगा, 27 और प्लस 273, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे केल्विन में बदलना है तो क्या कर देंगे, -10 और प्लस 273 कर देंगे, ये हो जाएगा 263 केल्विन, है ना। तो इस तरीके से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर देते हैं। अगर आपको केल्विन को, है ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, एक और फॉर्मूला लिख लेंगे, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आ जाएगा, केल्विन माइनस 273। इसी को, है ना, इसी फॉर्मूले में डिग्री सेल्सियस को यही रहने दिया और प्लस को उस साइड भेज देंगे तो केल्विन माइनस 273 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आएगा तो ऐसे कर लेंगे, और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तो आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से 273। जैसे कि आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन आया कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आया 310 केल्विन और दूसरा क्वेश्चन आया 20 केल्विन। ठीक है, दो क्वेश्चन आया। तो पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 310 में से 273 माइनस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, है ना। इसको माइनस करके देख लो आप। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस निकालना है तो 20 में से 273 माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 2, है ना, माइनस में आ जाएगा 253 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो टॉपिक था ना, तो जब भी ये केल्विन में देगा ना तो केल्विन को हम क्या करेंगे, 273 उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। ठीक, इस तरीके से केल्विन को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं वो आपको मैंने बताया। ठीक, इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखना, जो प्रेशर होता है, प्रेशर की ऐसा यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है। याद रखना, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल, इसको हम पीए से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो एयर है ना, एयर का जो अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं जिसको, उसका जो प्रेशर होता है उसको अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और याद रखेंगे कि यहाँ पर एक यूनिट होती है, मतलब एटीएम भी, एटीएम से लिखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो जिस प्रकार से आपने देखा ना कि ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, है ना,
जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है केल्विन, लेकिन एक दूसरी यूनिट भी होती है डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार से प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल, और एक दूसरी यूनिट क्या लेंगे अपन एटीएम लेंगे। और 1 एटीएम बराबर क्या रखेंगे 1 एटीएम बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि ये पास्कल प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है पास्कल होती है, और एटीएम भी एक यूनिट होती है प्रेशर की, और 1 एटीएम बराबर क्या होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अपन उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये दूसरे फिर आगे क्लास में अपन पढ़ते हैं 11th क्लास में पढ़ते हैं, है ना। और भी स्केल होते हैं, याद रखना टेम्परेचर के और भी स्केल होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, रैंकाइन स्केल, और भी स्केल्स अपन पढ़ते हैं। ठीक, तो वो सब 11th क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो ही बताया, डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए आपने देखा, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए आपने देखा। उम्मीद है कि आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया चैप्टर समाप्त, ये चैप्टर हो गया आपका समाप्त। अपन दूसरे चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे किसी दिन, और ये चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भेजिए, है ना। एक लाइन से सारे वीडियोस आप देखेंगे और अपने दोस्तों को बोलेंगे लाइक कमेंट शेयर करते रहिए इसको। ठीक है, थैंक यू।